ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। और जो हमारा प्रेसिडेंट का आज का टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस के बारे में बात किया हमने, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात किया हमने, एंड टर्म्स टेन्योर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है इलेक्शन। सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, आज का टॉपिक हमारा बेसिकली ये है। इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा आया है, ऑलवेज। तो इस टॉपिक को तो आप इग्नोर करके जा ही नहीं सकते हो अगर आप एग्जीक्यूटिव टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कवर करेंगे। और क्योंकि पावर्स एंड फंक्शंस ही लास्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट का, तो यहाँ से चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दैट, इससे पहले कि अगर हम बात करें, बस 30 सेकंड में आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंट का इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि सेकंड हमारा टॉपिक यहाँ से प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा और अगला वाइस प्रेसिडेंट का हम कंप्लीट कर देंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन है, अभी समय है हमारे पास। आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ते हुए चले जाइए, इसके बाद बुक्स रीड कर लीजिए, पीआईक्यू लगा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, गारंटी है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो रहे हैं उस टॉपिक से। सीधा बात करते हैं प्रेसिडेंट का, क्योंकि पहला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनको क्लियर होगा क्या करना है। तो सबसे पहली चीज आती है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको शायद हल्का फुल्का कम दिखेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लेना। मैं पीपीटी बेस्ट बनाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए, पिक्चर में थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से इफेक्ट आता है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको भी दूर करने का किसी न किसी तौर पर, लाइटिंग को। सबसे पहले चाहती है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती हैं। पहला, प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, जुडिशरी पावर्स होती हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर्स हैं। तो क्यों ना हम इन पावर्स को वन बाय वन एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ें, और हमें बढ़ना भी चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर के बारे में मैंने यहां पर लिख भी रखा है, साइड में आपका एक पिक्चर भी लगी जिससे आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। जब भी बात करते हैं प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कैसे कैसे फाइनेंशियल पावर है, कैसे बता सकते हो। तो पहली चीज देखो, पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन अ पार्लियामेंट, यानी कि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस तभी किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाती है, यानी कि ये विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट मनी बिल को लाया जाता है पार्लियामेंट में। इसलिए पहला पॉइंट भी लिखा, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इट इज वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर है। पहला पॉइंट है इट इज अ फाइनेंशियल पावर, क्लियर, क्योंकि मनी का रिलेटेड क्या, फाइनेंस से रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट इट इज अ फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर। ये क्या करता है, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है हर 5 साल में। आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है, बट ये पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में कभी भी। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है हर 5 साल में। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, जो भी टैक्स आता है उस टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, स्टेट को कितना हेल्प किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कितना दिया जाएगा, इसका रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो अभी उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको मनी बिल का रिकमेंडेशन समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट भी जब आता है ना तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिमांड्स फॉर ग्रांट अप्रूवल भी की जाती है, अभी हम बात करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए इनका डिटेल में। तो यहाँ पर कुछ आपका कंटिजेंसी फंड से कोई पैसा निकालना है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा निकाला तो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। तो 2 पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट देखो जरा डिटेल में, मैंने सारी चीजें लिख भी रखी है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ही हैज अ कंटिजेंसी फंड, आपको मालूम होगा अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाएगा और पार्लियामेंट नहीं चल रहा तो फिर पैसे कैसे निकाले जाएंगे। तो एक फंड बनाया गया जिसको बोला गया कंटिजेंसी फंड, और उस फंड पर कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट उस फंड से पैसा निकाल कर दे सकता है, और उसके पास ये पावर होती है, ग्रांट्स के तौर पर पैसा दे सकता है। ये जो पावर है फाइनेंशियल पावर के तौर पे जानी जाती है। क्लियर है। प्रेसिडेंट ले आउट अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है, बजट।
बजट का दूसरा नाम, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। उसकी जगह पर प्रयोग किया वर्ड है जो ये भी पूछा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। और बजट की डिफिनीशन पूछेगा तो भी आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बजट बिफोर द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस तो होगा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे होता है? ये होता है प्रेसिडेंट के। और ये सारी चीजें जब हो नहीं है तो हम इसको क्या फाइनेंशियल पावर के तौर पे नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे फाइनेंशियल पावर के तौर पे। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये एक ऐसी पावर है फाइनेंशियल पावर के तौर पे है। मनी बिल हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन हो गया, कंटीजेंसी फंड पे कंट्रोल होता है इसका, बजट जो है उसको अप्रूवल भी देता है कौन? यही देता है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी हमारी जो है पावर्स हैं और ये फाइनेंशियल पावर के तौर पे जानी जाती हैं। चलिए आगे के देखेंगे। एक पावर हमने कंप्लीट किया, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो मैंने सोचा पहले हम इमरजेंसी पावर के बारे में ही क्यों ना डिस्कशन कर लेते हैं। इमरजेंसी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर के बारे में 3 आर्टिकल में बताया गया था। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में बताई गई हैं 3 प्रकार से इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं देश के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। आपको मालूम होगा इमरजेंसी का जब भी नाम आता है 1975 में 25 जून 25 ऑफ जून 1975 को इंदिरा गांधी देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, 2 साल तक चली थी, ठीक है। तो मतलब बहुत इसकी निंदा की जाती है, आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जब इमरजेंसी लागू होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है और बहुत सारे राइट्स का वायलेशन होता है। अभी हाल ही में एक मूवी भी आ रही है, आपको मालूम होगा, शायद आपने देखा होगा, कंगना रनौत उसे लीड कर रही है, नाम ही इमरजेंसी है उसका। समय मिले जरूर देखना, लेकिन एग्जाम के पहले नहीं, अभी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखना एग्जाम के पहले। चलिए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के 3 प्रकार होते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान से चल रहा हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल डिस्कशन कर चल दूंगा। पहला नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है। बहुत ही क्लियर है, ऑब्वियस है। अगर आपसे कोई पूछे नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, ड्यू टू वॉर की कंडीशन में, बाहर से कोई अटैक एग्रेशन जैसा कर दे, या हमारे देश की आर्मी रिबेल कर दे, रिबेलियन के दौरान की जा सकती है। अभी मैं फिर से इसका डिस्कशन करूंगा डिटेल, डोंट वरी अबाउट दिस। स्टेट इमरजेंसी के पॉइंट में अगर आते हैं तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, किसी भी स्टेट की जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उस स्टेट की सरकार वर्क ना कर पाए, गवर्नमेंट ना चला पाए, ऐसी कंडीशन में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड तीसरा आपका फाइनेंशियल, ड्यू टू थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी खतरे में है, इन दैट केस वी कैन यूज दिस वन। सो दीज आर द types of emergency. Now we are going to discuss about a national emergency under the article 352. It is very clear. अभी तक चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है। सो अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस के बारे में, बिकॉज यहां से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तीनों को एक्सप्लेन करना होगा, तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ पॉइंट तो मिनिमम आपको पता ही होने चाहिए। पहला पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, ठीक, पहला पॉइंट तो ये होगा। तो प्रोविजन, बेसिस नेशनल इमरजेंसी लगाने का क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने का बेसिस क्या हो सकता है? पहला, 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो, जैसे उसमें भारत में इन्वॉल्व हो, जैसे भारत और चीन का डिक्लेयर हो जाए वॉर। जब वॉर डिक्लेयर हो जाएगी ऐसी कंडीशन में देश में इमरजेंसी की जरूरत तो पड़ेगी ना, फिर हमें कंट्रोल में लेना पड़ेगा पूरे देश को, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन है। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे भारत में देखा होगा उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, ऐसे देश होता क्या है कि जब ये अटैक होते हैं भारत में तो पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता और भेज पाकिस्तान ही रहा है, यानी कि घुसपैठिए के तौर पे लोग इंडिया में इंटर करते हैं, लेकिन दे डोंट बिलीव कि वो एक्सेप्ट भी कर पाए, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। सो द पॉइंट इज दैट एक्सटर्नल एग्रेशन इज आल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा, मिलिट्री रिबेलियन। मिलिट्री रिबेलियन का मतलब क्या है कि देश की आर्मी ही रिबेल कर दे, ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा रुकिएगा।
आ रहा था, कुछ लोग कोचिंग पे आ गए थे तो थोड़ा सा शोर होने लगा था इसीलिए। चलो कोई नहीं, अभी वो बाहर ही है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ बिल्कुल माइन्यूट सेकंड के लिए। चलिए वापस आते हैं लौट के। तो पॉइंट की बात कर रहा था मैं, एक तो ये बेसिस हमारा हो गया किस बेसिस पे हमारा डिक्लेयर किया जा सकता है इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि साहब जब आप इमरजेंसी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। बहुत सिंपल, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। या तो सिंपल पहले ओरल एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे दिमाग में बैठ जाए। देखिए 3 आधार समझ में आ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, नेशनल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा तो ये 1 मंथ के लिए डिक्लेयर कर दी जाएगी शुरुआती तौर पे, लेकिन पार्लियामेंट से उस प्रपोजल को पास कराना होगा। पार्लियामेंट से पास कराना होगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, विद इन 1 मंथ। अगर पास हो जाता है तो एक बार में 6 महीने के लिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, 6 मंथ के लिए। और इसी प्रकार 6 मंथ करके इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है, आपका कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना युद्ध कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इसी दौरान अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के इलेक्शन को एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये भी प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा चीजों को। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वही कह रहा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, विद इन कितने 1 मंथ के द्वारा इसे रेटिफाई करना होगा। फिर दूसरा आता है बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसे पास करना होगा 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा। तीसरा, इट रिमेन इन ऑपरेशन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए एक बार में लागू कर दी जाएगी एट अ टाइम। नो मैक्सिमम टाइम पीरियड ड्यूरेशन यहाँ दी गई, हमारे यहाँ कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड का ड्यूरेशन नहीं बताया गया है, ठीक है, कितने बार भी इसे बढ़ाया जा सकता है। एंड इलेक्शन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दैट इज अ बेसिक थिंग। अगर आपको इतनी जानकारी नेशनल इमरजेंसी में है, सफिशिएंट है, इतनी चीजें लिखनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। पॉइंट नोट कर सकते हैं आप इनको, बहुत ही बेसिक था हमारा। अगला दूसरे टाइप की इमरजेंसी कौन सी थी हमारी, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल यानी कि इसी को हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी। आर्टिकल 356 में इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेता है पूरे राज्य को, स्टेट को। तो जरा समझते हैं इसके प्रोविजंस को, क्या बताए गए हैं प्रोविजंस। सबसे पहली चीज, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये नेशनल इमरजेंसी को जनरल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, इसे जनरल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, तो प्रेसिडेंट जो हमारा रूल है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी कि प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया जाएगा किसी स्टेट में। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी भी स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए, किसी स्टेट के द्वारा जो गवर्न करने वाली बॉडी वो फेल हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो रहे हैं बहुत राज्य में, ऐसी कंडीशन में गवर्नर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, साहब यहाँ पर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल और सिचुएशन, इसे टेक ओवर करो, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ही हो, डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसा भी प्रोविजन रहता है। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन इट इज प्रोक्लेम आइदर ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर और अदरवाइज। जरूरी नहीं कि गवर्नर का एडवाइस हो, लेकिन गवर्नर एडवाइस देता है, देन इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। इट इज वेरी क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। पहला थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा शोर हुआ होगा, उसके पीछे कारण है, बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो उसी का आवाज आ गई थी। डोंट वरी, अब नहीं होगा, आई थिंक बंद हो गया बाहर। आगे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट, पहला तो क्लियर हो चुका, प्रोक्लेम्ड फॉर 2 मंथ। यहाँ पर वही चीज है, अब मैं फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा। स्टेट रूल लगा दिया गया, स्टेट में इमरजेंसी लगा दी गई, यहां पर जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देगा। जैसे नेशनल में 1 महीने था, 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से प्रपोजल को पास करना होगा। अगर प्रपोजल पास हो जाता है तो 6 मंथ के लिए इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। 6 मंथ करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका कितना होगा, 3 साल हो सकता है। इस प्रकार ये कंडीशन आपको इसमें चलता है। तो वही दिया गया है, proclaimed for the 2 months by simple majority in the parliament, maximum duration for 3 years, function of the state comes under the president। और इसी दौरान जितने भी राज्य के काम होंगे, अधिकार होंगे, वो सारे के सारे अधिकार किसके पास चले जाएंगे, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के। आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा सा देखा होगा आपने, ये भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 360 के तहत है फाइनेंशियल इमरजेंसी,
जरा देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ लेते हैं भाई साहब। चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको बता दूं जैसे पहले ओरल में क्या है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी उसका कारण दिया जाएगा क्या कि अगर देश में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। प्रोसीजर वही है, 2 मंथ्स के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी शुरुआती तौर पे, पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसे पास करना होगा। 6 मंथ के लिए लगा दी जाएगी, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन यहाँ नहीं दिया गया है। देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रयोग नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग किया जा चुका है, 3 बार किया जा चुका है। प्रेसिडेंट रूल तो लगते रहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट की बात करते हैं, अभी जम्मू कश्मीर से अभी हटा है, हाल ही में हटा है। इस अभी तक लगा हुआ था 2019 से 2024 तक। इसके बाद इसी साल इलेक्शन हुए हैं, जो 2024 में हुए थे, तो 2025 चालू हो गया है एंड वहां पर सरकार भी बन चुकी है, यूटी है इसके बावजूद भी। आप वापस आते हैं, बेसिस क्या, ओनली इफ देयर इज अ थ्रेट टू अ कंट्री ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर कोई वहां पर थ्रेट है तो ऐसी कंडीशन पे इसे लगाया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन फॉर 2 मंथ है, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। सिंपल मेजोरिटी है फॉर 6 मंथ एट अ टाइम। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सभी की सैलरीज वगैरह रोकी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, अदर जितने भी लोग हैं, पब्लिक जो भी पर्सन है, सैलरीज ऑफ जजेस, पब्लिक सर्वेंट, इन सबको रोका जा सकता है बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ऐसी कंडीशन पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पॉइंट समझ में आ चुका होगा। और इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 4 नंबर में, तो इतना मटेरियल आपके पास हो चुका है कि आप प्रेसिडेंट की इमरजेंसी के बारे में आप लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा आगे क्या बढ़ने का मतलब है, अगली जो पावर है, हमने कौन कौन सी पावर देखी है, हमने देखी फाइनेंशियल पावर हो गई हमारी, हो गई आपकी इमरजेंसी पावर। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, ठीक है। वीडियो क्लियर दिख रहा है आपको, क्लैरिटी आ गई होगी। थोड़ा सा पहले वीडियो में लाइटिंग का हल्का सा इशू था, फिर मैंने लाइटिंग को थोड़ा और अच्छा किया, तो अब आई थिंक चीज़ें दिख रही होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। माइक में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आ जाती है क्योंकि माइक बहुत अच्छा नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं इन द सेंस मतलब कहने का कि 25-30 हज़ार वाला माइक नहीं है अभी मेरे पास, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल से भी अच्छा है बट मीडियम वाला है। प्रयास कर रहे हैं जल्दी से कोई एक अच्छा सा माइक लेने का 30-35 के आसपास का, तो वॉइस क्लियर हो जाएगी तो फिर बेस्ट है, फिर एवरीथिंग सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। चलिए वापस आते हैं, बट अभी काम चलाने के लिए अपन के पास इतना ठीक है, सफिशिएंट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री के तौर पे जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 53 में दिया गया, बट आर्टिकल आपको याद नहीं रखना। प्रेसिडेंट के बारे में कहां पर अगर आपसे पूछ लिया किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 52 में बताया गया, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल तो कम से कम पता ही रखना अपने पास। तो बात आती है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का, प्रेसिडेंट की जितनी अपॉइंटमेंट पावर है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स है। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट पावर जो है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स के तौर पे जानी जाती हैं, विच इज वेरी सिंपल। तो ध्यान रखने वाली बात है। पहला आते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, तो इसका मतलब कैसी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे जानी जाएगी। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में सभी सीओएम को भी अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट की अवॉइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर होंगे, तो ये कैसी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, अपन को मालूम है, सीजीआई को, एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा अदर जजेस को भी अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो ये भी कैसी पावर है, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है साहब। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है, स्टेट में जितने भी गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, इसके बारे में आर्टिकल 76 से बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, कह सकते हो भारत सरकार का वकील, लॉयर होता है, सबसे बड़ा देश का। इवन कि इसके पास बहुत बड़ा राइट होता है, इसको चार्टर प्लेन वगैरह दिए जाते हैं, सब कुछ सरकार प्रोवाइड करती है। यानी कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जब भी केस करोगे, कोई भी केस करता है, तो सरकार की तरफ से लड़ने का जो काम होगा अटॉर्नी जनरल का काम होता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। इसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो फुल फॉर्म एक बार लिख के तैयार कर लीजिएगा। स्पेलिंग कंट्रोलर में COMP आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आर्टिकल 148 बताया गया है, इसका भी अपॉइंटमेंट करता है ये। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS PCS एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता है, उसका जो चेयरपर्सन होता है उसको भी अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स।
आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अगला पावर पे आते हैं, जुडिशियल पावर पे। प्रेसिडेंट की कुछ पावर है जुडिशियल पावर, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की कैसी पावर? जुडिशियल पावर, ध्यान रखिएगा, जुडिशियल पावर। तो कौन कौन सी प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है? आपने सुना होगा अक्सर कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी की सजा भी दे देता है तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है कि उस फांसी की सजा को टाल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 72 में। मैं ऐसे बता देता हूं आर्टिकल वगैरह, तो खैर मत याद करना, इतनी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। वहां पर दिया गया है इसके पास, ठीक है ना। पावर्स क्या है देख लेते हैं। पावर्स, प्रेसिडेंट कैन नॉट पनिश्ड बाय एनी कोर्ट टिल द इन द ऑफिस। पहला तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट को कभी भी किसी भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है। प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस नहीं चालू किया जा सकता है जब तक कि वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद में बना हुआ। कितनी बड़ी पावर है। यानी कि प्रेसिडेंट के खिलाफ लॉ जो है ना, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ये प्रेसिडेंट के आगे नहीं चलता है। प्रेसिडेंट इज अ सुप्रीम कमांडर, पूरा वो राजा है, राजा वाली फीलिंग फीता है। तो दैट इज अ पॉइंट, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, he has a power to grants, उसके पास कुछ पावर्स हैं। और वही मैं जो भी बात कर रहा था, कैसी कैसी पावर है? पहली कंडीशन, उसके पास पावर है कि पार्डन्स, क्षमा की शक्ति, क्षमा कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 72 में उसके पास 5 प्रकार की अलग अलग पावर्स होती हैं क्षमा करने की। तो वही नाम यहाँ पर लिखे हैं, रिप्रीव, पर रिमिशन, कम्यूट एंड डेथ सेंटेंस। अब इनमें क्या होता है मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है, मौत की सजा, उसको ही माफ कर सकता है। किसी की फांसी सजा को उम्र कैद में बदल सकता है। किसी को 20 साल की सजा दी गई है तो उसके 10 साल के बदल सकता है। जिस मैटर में उसको फांसी दी गई थी उसका आधार बदल सकता है। इस तरीके से अलग अलग ये दी गई हैं, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं देखना, बस आपको इतना पता होगा सफिशिएंट है, ठीक है। ही इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोड ऑफ लॉ, आप उसे कोर्ट में बुला नहीं सकते। मैंने क्या बोला? ही इज नॉट आंसरेबल इन द कोड ऑफ लॉ, धरा का धरा रह जाएगा सारा रूल एंड ऑर्डर, बट प्रेसिडेंट का नहीं। तो अब सोच रहे होगे यार कि अगर प्रेसिडेंट कुछ भी कर दे, मर्डर भी कर देगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जब तक वो प्रेसिडेंट है, लेकिन फिर पार्लियामेंट उसे हटा देगी इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा, और जब हटा दिया जाएगा फिर केस चलेगा। सो दैट वाज द थिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट खिलाफ नहीं किया सकता है कोर्ट में? और मैं आपको हिंट देता हूं कि केस उसके खिलाफ चालू किया जा सकता है प्रेसिडेंट रहते हुए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें प्रेसिडेंट के खिलाफ चालू किया सकता है, और कितने दिनों पहले अगर चालू किया सकता है, क्या प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और अगर इन्फॉर्म करना पड़ता है तो कितने दिनों पहले। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसे पता लगाइएगा, आंसर अगर मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए वापस आते हैं। प्रेसिडेंट के पास अगली आती है लेजिस्लेटिव पावर। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिन्हें हम लेजिस्लेटिव पावर्स के तौर पे जानते हैं। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन इंडिविजुअल आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। लेजिस्लेटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ मेकिंग पावर। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी ऐसी पावर है जो लेजिस्लेटिव पावर कहलाती हैं? जब भी कोई नया सेशन शुरू होता है, नई लोकसभा 2024 में न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, जब पहले दिन की बैठक होगी तो उसको एड्रेस करने का काम करता है प्रेसिडेंट, और क्योंकि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है इसलिए इसकी ये पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर कहलाती है। एड्रेस सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ईच जनरल इलेक्शन। वही कह रहा है, हर जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट पहले दिन की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को क्या करता है? एड्रेस करेगा, स्पीच देगा। दूसरा, डिसॉल्व लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, अपने मन से नहीं, पीएम के रिकमेंडेशन से, सीएम के रिकमेंडेशन से। लेकिन लोकसभा लॉ मेकिंग बॉडी है इसलिए इसकी ये लेजिस्लेटिव पावर कहलाएगी। डिसॉल्व लोकसभा इन ऑर्डर टू फ्रेश इलेक्शन, और उसके बाद नए इलेक्शन कराए जाएंगे। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, आपको मालूम है 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। ये नॉमिनेशन मेंबर पावर जो है ये लेजिस्लेटिव पावर ही तो है, क्योंकि डायरेक्ट सांसद बना रहे हो तुम किसी को। पहले एंग्लो इंडियन भी हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं। एसेंट ऑफ बिल, इंपॉर्टेंट अगला। कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट का मोहर लग जाता है उसमें, यानी क्योंकि लॉ बनाने वाली बात है तो लेजिस्लेटिव पावर कहलाएगी। बिना उसके एसेंट के नहीं हो सकता। सम बिल रिक्वायर प्रियोर एसेंट, कुछ ऐसे बिल होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट की पहली जरूरत होती है, और हमने देखा भी था अभी कुछ देर पहले, या आई थिंक हाँ इसी में देखा था। अब जरा यहां पर आ जाते हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनमें पहले प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, रिकमेंडेशन के बाद वो लाया जाता है पार्लियामेंट में।
और अदरवाइज जितने भी बिल हैं उन सभी बिल लॉ तभी बनेंगे जब प्रेसिडेंट की एसेंट होगी। प्रेसिडेंट यहाँ भी अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, उसके पास राइट है अपनी एसेंट देना है नहीं देना है। पहला कह रहा है कौन कौन से ऐसे बिल है जिनमें प्रेसिडेंट को पहले ही पार्लियामेंट में आने से पहले एसेंट देना पड़ता है। पहली चीज तो मनी बिल। मनी बिल बाद में नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट के पास मनी बिल को लेकर के कोई पावर नहीं होती है कि हम बाद में उसे मना कर सकता है, इसलिए पहले एसेंट ले ली जाती है। बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ये पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, और ये पावर जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद उसमें। बिल सीकिंग ड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और अगर आप कह रहे हो कि पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए बिल लाना होगा। अब अच्छा एक बहुत ही सिंपल है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस बिल को क्या कहा जाता है जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकालने के लिए लेके आते हैं, उस बिल का स्पेसिफिक नेम है, कमेंट करके बताइएगा। तो बिल सीकिंग टू ड्रॉ द फॉर्म द कंसोलिडेटेड, तो उस समय जो पैसा निकालने के लिए बिल लाया जाएगा वो भी प्रेसिडेंट की प्रियोर रिकमेंडेशन के लाया जाता है, तो दैट वाज आल्सो फाइनेंशियल पावर है, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर है। प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट सेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग जब होगी तो ज्वाइंट मीटिंग को भी लीड करने का काम करता है प्रेसिडेंट, और ज्वाइंट मीटिंग होती है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, ये लिख लीजिएगा, आ जाता है कई बार। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कह रहा है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, ऐसी कंडीशन पर प्रेसिडेंट एक लॉ ऑर्डर इशू करेगा और वो पूरा बिहेव करेगा एज एन लॉ जब तक कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा जब सेशन में आएगा विद इन 6 मंथ उसे लॉ बनाना चाहे सरकार तो बना भी सकती है। ये जो पावर है उसकी ये लेजिस्लेटिव पावर है। हम पावर पढ़ रहे हैं इसलिए हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले चैप्टर में किया हमने इसके बारे में, ठीक है। तो आगे आते हैं, तो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इस प्रकार हमारा लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट होती है। और अगली पावर जो है कुछ डिस्क्रिटनी पावर है, यानी कि कुछ ऐसी पावर है प्रेसिडेंट के पास जो बहुत यूनिक बनाती है प्रेसिडेंट को। अब वो कौन कौन सी पावर है जरा उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं साहब। एंडिंग पोजीशन पे ही लास्ट में है, आपको शायद थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां से इस वाले टॉपिक से तो बहुत पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, सिचुएशन व्हेन नो पार्टी कमांड द क्लियर सपोर्ट ऑफ लोकसभा मेंबर। कह रहा है प्रेसिडेंट उस कंडीशन पर बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर सीओएम में काम नहीं आएगा, यदि किसी भी पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। इसी कंडीशन पर पीएम किसी भी व्यक्ति को ऑफर कर सकता है, किसी व्यक्ति को ऑफर कर सकता है पीएम बनने के लिए। करता समानता उसी को जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं लोकसभा में, मेजोरिटी, फिर उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्रूव करिएगा। बट इस समय पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के हाथों में चला जाता है मसला। अपॉइंट पीएम इज इन द केस ऑफ सडन डेथ ऑफ इनकम्बेंट, ऐसा कुछ भी हो जाए जिसमें डेथ हो जाए पीएम की, भगवान न करे, लेकिन इंदिरा गांधी की गोली मारी गई, राजीव गांधी आए, तो दैट वाज अ पॉइंट बेसिकली, फिर राजीव गांधी की लगी मारे गए, तो वो अलग अलग चीजें। बट अगर पीएम की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन पर अपॉइंट करने का पीएम का काम प्रेसिडेंट के हाथों में चला जाएगा। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द मिनिस्ट्री ऑफ सीएम इफ लूजेस मेजोरिटी, अगर गवर्नमेंट लोकसभा में अपनी मेजोरिटी लूज कर देगी तो फिर सीओएम से एडवाइस नहीं लेंगे, क्योंकि वही तो लूज कर रहे हैं। उस कंडीशन पे वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा। ये उसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगला क्या पावर है उसके पास, पावर है प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन होल्ड और रिफ्यूज टू गिव द असेंट टू द बिल। देखिए वीटो पावर के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं, पहले कह रहा हूं कि पॉइंट ये है कि जब कोई बिल है, बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, फिर उसके बाद वो पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो हाँ कह सकता है, या तो ना कह देगा, या तो कुछ नहीं कहेगा, उसे डाल लेगा। ये पॉकेट वीटो कहलाता है। ये पॉकेट वीटो के बारे में प्रयोग किया गया डॉक्टर मतलब यानी जैल सिंह बहुत फेमस एक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस मैटर को लेकर किया था, ठीक है। वीटो पावर के बारे में अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। 3 प्रकार की होती है वीटो पावर, ठीक है। दैट वाज बेसिकली, तो एक ये पॉइंट हो गया। इस प्रकार डिस्क्रिप्टिव पावर हमने लेजिस्लेटिव पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आपका जाकर के फाइनेंस पावर हो गई, तो मतलब इमरजेंसी पावर हो गई। ये बेसिकली जितनी पावर्स है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लास्ट में बस एक एक पॉइंट की पावर है और खत्म हो रहा है, लास्ट के 1 मिनट में टॉपिक हमारा एंड हो रहा है।
इसके बाद मिलिट्री पावर है, पहले ही पढ़ चुके हो, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का, तो कहीं ना कहीं ये मिलिट्री पावर इसके पास कहलाएगी। इसके पास डिप्लोमेटिक पावर के तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो डिप्लोमेटिक पावर के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं भी जाएगा, तो किसी भी देश में जाएगा कोई भी व्यक्ति तो प्रेसिडेंट के नाम पे जाता है, या प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को। दुनिया में कोई भी किसी भी देश के साथ कोई ट्रीटी होती, कोई समझौता होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर कराया जाता है। ये जो पावर है ये डिप्लोमेटिक पावर कहलाता है। ही साइन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। सो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहाँ से खत्म होता है, और हमने आज जितनी भी पावर है प्रेसिडेंट को कवर अप किया है। थोड़ा सा हमने फास्ट चीज़ों को करने का प्रयास किया था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत गई हो, बट आई होप कि प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हुआ है पूरी तरीके से। एंड अगर आपको प्रेसिडेंट समझ में आया हो तो अदरवाइज कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, आई थिंक 15 से 20 मिनट में पूरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक बहुत छोटा वाइस प्रेसिडेंट दिया गया, हो सकता है 10 मिनट में हो जाए। एंड देन इसके बाद हम फिर प्राइम मिनिस्टर और COM वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़िया प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त इंजॉय करते रहिए लाइफ को बिना टेंशन के। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।